आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में। अब इसकी तरह समझते हैं इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक्स में अंतर क्या होता है। इसमें एक का होता है इंटर रिलेशन के आधार पर, ऑन बेसिस ऑफ इंटर रिलेशन, यानी कि अंतर संबंधों के आधार पर। ये दो प्रकार की होती है, एक होती है ओपन, एक होती है क्लोज। अब समझते हैं अंतर संबंध, यानी कि किसी एक इकोनॉमी का दूसरी इकोनॉमी के साथ कैसे संबंध है। मतलब कैसे संबंध मतलब नहीं है कि वो एक इकोनॉमी दूसरी अन्य इकोनॉमी के साथ क्या करती है, अपने आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट होती है नहीं। अब समझते हैं यदि कोई भी इकोनॉमी अपनी एक इकाई मुद्रा का, कितना, एक इकाई मुद्रा का किसी अन्य इकोनॉमी के साथ आयात या निर्यात करती है, किसी अन्य इकोनॉमी के साथ आयात और निर्यात करती है, तो कहा जाएगा ये इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी है। कैसी इकोनॉमी है? ओपन इकोनॉमी। अब इसे इंडिया को ट्राई कर लेते हैं। अगर इंडिया एक इकाई मुद्रा, यानी अपनी मुद्रा क्या है, रुपए, एक रुपए या एक डॉलर, क्योंकि हम विदेशों से आयात निर्यात मतलब डॉलर नहीं करेंगे ना। अगर इंडिया $1 का आयात या निर्यात, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किसी अन्य देश से करता है, तो कैसी इकोनॉमी हुआ? ओपन। कैसी इकोनॉमी हुआ? ओपन। इन्हें प्रैक्टिकली देखते हैं, क्या इंडिया किसी दूसरे देश से कुछ मंगाता है या बेचता है? तो जवाब बिल्कुल हाँ। सबसे पहला हम लोग जो सबसे जरूरी चीज है वो है पेट्रोलियम। हम लोग किसी दूसरे देश से आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो हम उसके लिए डॉलर पता देते हैं, हाँ डॉलर पता करते हैं। यानी कि इंडिया कैसी इकोनॉमी हुई? ओपन। ठीक है। अब समझते हैं क्लोज इकोनॉमी क्या है, फिर हम थोड़े सवाल जवाब करेंगे, हम मिल जाएगा। अगर आप इस सवाल का जवाब सही दे पाते हैं तो इससे तो होगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसका उल्टा विपरीत, अगर कोई भी इकोनॉमी अपनी मुद्रा का या किसी मुद्रा का किसी दूसरी इकोनॉमी से बिल्कुल भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं करती है, तो मतलब वो देश की इकोनॉमी कैसी है? क्लोज। क्या आज की परिस्थिति में ऐसा हो सकता है कि सारे संसाधन किसी देश के पास उपस्थित हो सकते हैं? बताइए। संसाधन तो सारे किसी देश के पास होंगे नहीं, क्योंकि भूगोल के अनुसार ऐसा होता है। भूगोल ये कहता है कि किसी भी एक क्षेत्र विशेष में सारे संसाधन उपस्थित हों, ऐसा संभव है ही नहीं। क्योंकि किसी देश के पास पानी ज्यादा है, किसी देश के पास पेट्रोलियम ज्यादा है ना। बात समझ में आई? अगर कोई देश क्लोज इकोनॉमी करता है तो यानी वो संसाधनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा रहा है, संसाधनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा रहा है। इससे एक और बात जो मैंने कहा, संसाधनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा रहा है, इसे बोलते हैं संरक्षणवादी नीति। कैसी नीति? संरक्षणवादी। और कोई देश अगर अपने आयात निर्यात कर रहा है, संसाधनों पर आयात निर्यात कर रहा है, तो उसे बोलते हैं उदारवादी नीति। कैसी? इसे बोलते हैं लिबरलाइजेशन, इसे बोलते हैं इतिहास में। अर्थात वो उदारवादी नीति का मतलब है कि वो अपने नियमों को सरल कर रहा है आयात और निर्यात के लिए। संरक्षणवादी नीति का मतलब है कि वो अपने नियम को कठोर कर रहा है, यानी कि वो संसाधनों को ना तो आने के लिए परमिशन दे रहा है, ना ही अपने देश से जाने के लिए। ये आदर्श स्थिति है, ऐसे संभव नहीं है। इतना समझ। ये दो शब्द है, संरक्षणवाद और उदारवाद, ये आपके इंटरनेशनल रिलेशन में काम में आएंगे, चाहे तो आप नोट कर लीजिए। लेकिन आप जब 15-20 क्लास में इकोनॉमी की लेंगे या किसी और अन्य सब्जेक्ट की बेसिक की लेंगे, तो आपको इस बात का आभास हो जाएगा कि इकोनॉमी के पॉलिटी में पॉलिटी की, इकोनॉमी में ज्योग्राफी के, इकोनॉमी में ज्योग्राफी के, सोसाइटी में या फिर इकोनॉमी के किसी और सब्जेक्ट में ये शब्द जो हैं रिलेट कर पाएंगे। तो आपको ये समझ में आएगा कि ये शब्द बार बार आ रहे हैं, तो इनका मतलब समझा जाए। और यही अच्छा है, क्योंकि ऐसे बहुत शब्द हैं। ये इस सिलेबस की डिमांड है कि आप इंटरलिंकिंग सीख जाएं। ये सब्जेक्ट की डिमांड है कि आप इंटरलिंकिंग सीखें। तो इतना समझ में आई।
हमें एक सवाल पूछा कि आपको क्लोज और ओपन में अंतर समझ में आ गया। क्या भारत आज़ादी से पहले यानी भारत 1947 से पहले कैसे इकोनॉमी था? क्या भारत 1947 से पहले क्लोज इकोनॉमी था? इंटरव्यू का एक सवाल बन सकता है। मैं आपको तैयारी कराऊंगा पीटी मेंस प्लस इंटरव्यू, क्योंकि आप इस बात से मेरी इस बात से सहमत होंगे कि आप जब इंटरव्यू देगा कोई भी स्टूडेंट फरवरी में देगा और अमूमन 1 फरवरी या 2 फरवरी तक या फरवरी के पहले सप्ताह में पढ़ाया जाता है। क्या बजट इकोनॉमी का सेगमेंट हो गया, तो इससे सवाल बनेगी। इस पर हम चर्चा आगे करेंगे। हमारा सवाल क्या है, क्या भारत 1947 से पहले ओपन इकोनॉमी था या क्लोज इकोनॉमी था? 1947 से पहले आते हैं। क्या भारत 1947 से पहले किसी दूसरे देश से आयात या निर्यात नहीं करता था? बिल्कुल करता था। इंग्लैंड के साथ हमारे यहाँ से कुछ अच्छा माल जाता था, इंग्लैंड हमें उसी वापस करके थोड़ा अच्छा करके लग्जरीज करके बेच देता था, तो हम उसे आयात भी करते थे, निर्यात भी करते थे। तो यानी कि भारत 1947 से पहले भी ओपन इकोनॉमी था। अब सवाल नंबर दूसरा, तो भारत 1947 से पहले और 1947 के बाद या 1991 की शुरुआत हुई उसके बाद में भारत की इकोनॉमी में क्या अंतर है? उन्नीस से पहले भारत ओपन इकोनॉमी था या 1991 से पहले भारत ओपन इकोनॉमी तो था, लेकिन ये बहुत ही कम गिने चुने देशों के साथ अपना आयात निर्यात करता था। भारत गिने चुने देशों के साथ आयात निर्यात करता था और किन्हीं वस्तुओं पे गिने चुनी वस्तुएं थी जिनका आयात निर्यात करता था। लेकिन आज जब 2026 21वीं सदी चल रही है, तब भारत विभिन्न देशों के साथ अपने व्यापार को विस्तारित कर रहा है और ऐसा नहीं है कि एक ही दो वस्तुओं के साथ आयात निर्यात हो रहा हो, बहुत सी वस्तुओं के साथ आयात निर्यात हो रहा है, बहुत सी वस्तुओं हो रहा है। यानी कि जो भारत है वो ओपन, यानी कि इसका जवाब है कि तब और आज में ओपन तो थी इकोनॉमी, लेकिन ओपननेस का फर्क था। इतनी बात समझ आई? अब चलिए जब इतना समझ आ गया पहले इतना पाठ लिख लेते हैं। इतना पाठ लिखने के पश्चात हम लोग आगे समझेंगे, आगे देखेंगे। और मेरी एक बात ध्यान रखना कि आप जब पेपर देने जाएंगे मेंस का, देखिए पीटी और मेंस का पहले आपको सिलेबस डिवाइड करते रहना, नहीं तो पीटी में जब आप पढ़ें इकोनॉमी की 2 से 3 कॉपी बन जाएंगी, 6 सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी की 1-2 कॉपियाँ होंगी, पॉलिटिक्स की 1-2 कॉपियाँ होंगी, हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री वो सॉरी इंडियन वर्ल्ड हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, फिर बाद में ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिर ह्यूमन ज्योग्राफी है ना, फिजिकल ज्योग्राफी, फिर उसके पश्चात में ऐसे आपके 6 सब्जेक्ट हैं। 6 की अगर 2-2 कॉपी बनानी 12 लेक्चर हो जाएंगे। उसे में याद करना मुश्किल है और अपडेट भी करना पड़ेगा, इकोनॉमी तो अपडेट करनी पड़ेगी। तो एक बार याद रखना कि इसके साथ साथ इसके सिनॉप्सिस भी बनाते चले, है ना, जहाँ संभव होगा हम बनाएंगे और आपको मेहनत करनी, प्लस आपको अपडेट भी अभी करना है, नहीं तो आप समझो कि पीटी के टाइम आप अपडेट कर लें, पीटी होने से पहले, ये असंभव है, ये संभव है ही नहीं। एक चार्ट बनाइए, उसमें 2 पार्ट डिवाइड कीजिए, पहला देखिए ओपन, ऐसे लिखिए क्लोज, इन 2 चार्ट, इसमें 2-3 पॉइंट लिखेंगे, इसमें 2-3 पॉइंट लिखेंगे। देखिए ओपन इकोनॉमी पॉइंट नंबर 1, इसके अंतर्गत वस्तुओं सेवाओं का आयात निर्यात, इसके अंतर्गत वस्तुओं सेवाओं के आयात निर्यात की स्वतंत्रता होती है। इसके अंतर्गत वस्तुओं सेवाओं के आयात निर्यात की स्वतंत्रता होती है। पॉइंट नंबर 2, यह संसाधनों के मुक्त आवागमन का समर्थन करता है। यह संसाधनों के मुक्त आवागमन का समर्थन करता है। तीसरा पॉइंट, यह उदारवादी नीति का पालन करता है।
यह व्यवस्था उदारवादी नीति का पालन करती है। ऐसे लिखिए, यह व्यवस्था उदारवादी नीति का पालन करती है। इसमें 3 पॉइंट हो गए। अब इसमें आते हैं पॉइंट नंबर 1, आयात निर्यात पूर्णता प्रतिबंधित। आयात निर्यात पूर्णता प्रतिबंधित। पॉइंट नंबर 2, संरक्षण वाली नीति को प्राथमिकता। संरक्षण वाली नीति को प्राथमिकता। पॉइंट नंबर 3, यह एक आदर्श स्थिति है। पॉइंट नंबर 3, यह एक आदर्श स्थिति है। इतना नोट हो गया। अभी आपके में 2 शब्द आए हैं, गुड्स एंड सर्विस, है ना। समझते हैं वो क्या है, इसमें अंतर समझते हैं। गुड्स को हिंदी में बोलते हैं वस्तुएं और सर्विस को बोलते हैं सेवा, है ना। वस्तुएं वे होती हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, दे आर टेंजिबल, और सेवा वो होती है जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं। लेकिन समानता ये है, यानी दोनों के लिए मन निर्भर करते हैं, ठीक है। वस्तुएं जिन्हें छू सकते हैं, सेवा वो है जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं। आइए समझते हैं। आप मार्केट में गए, बुक डिपो पे गए, आपने मार्कर मांगा 20 रुपए, उसने मार्कर जो आपने मार्कर मांगा, आपने 200 रुपए अदा किए हैं। जो आपने मार्कर लिए थे, आपने छू सकते हो? जी हाँ। तो यानी ये क्या है, ये वस्तु है, ठीक है। उसी के आगे टेम्पो स्टैंड था, टेम्पो पे आप बैठे और उसने आपको कुछ दूरी पे 2 किलोमीटर की दूरी पे छोड़ दिया है, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ तक गए, उसने इससे 20 रुपए ले लिए, क्या आप उसको छुट्टी दे सकते हो? इस स्थान से दूसरे स्थान पर एक क्या हुई, सेवा, ठीक है। इनके एक और खासियत होती है, वस्तु जिस दिन उत्पादन होगी उसी दिन उसका कंज्यूम होगा, ये संभव हो सकता है और नहीं हो सकता। मान लो मार्केट जिस दिन बना कि आप उसी दिन खरीदेंगे, ठीक है। ऐसा हो भी सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन सेवा की खासियत ये, जिस दिन उत्पादन की जाएगी उसी क्षण से का उपभोग हो जाएगा, ठीक है। इतनी समझ आई। आपने डोमिनोज का पिज्जा मंगाया, एक सर्विस आपको मिली। डोमिनोज का पिज्जा हो सकता है 1 घंटे पहले बन गया, लेकिन सर्विस आपको मिली, आपको उसी क्षण से रुपया आती है, ठीक है। इतनी क्लियर। इतना समझ आ गया अंतर संबंधों के आधार पर। अब अगला है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व किस चीज का, संसाधन का। मैं आपको पिछली क्लास में बताया कौन संसाधन होते हैं, 4, पूंजी, है ना, वो सॉरी भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमशीलता। भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमशीलता। यहाँ पर आप एक बात और रिलेट करो, मैंने आपको पिछली क्लास में ये पढ़ाया, ये 4 शब्द, ठीक है। ये टॉपिक था 15 मिनट का। आज इस रात में 4 शब्द हैं, आप घर पे जाके इसे रिवीजन करें या ना करें, लेकिन मैं आपको पिछली क्लास से अगली क्लास कनेक्ट करूँगा, तो आपका रिवीजन ऑलमोस्ट आपका 80% रिवीजन क्लास में हो जाएगा। बचा हुआ 20% रिवीजन के साथ साथ आपको अपडेट करना है, इस चीज़ का बेहद ध्यान रखिएगा। आप समझते हैं, यानी कि अगर किसी भी संसाधन, मतलब किसी भी इकोनॉमी में संसाधन, ये कि स्वामित्व किसके पास है, संसाधन कितने, 4, ठीक है। एक होता है समाजवादी, एक होता है पूंजीवादी, एक होता है मिश्रित, ठीक है। यानी कि संसाधन का स्वामित्व किसके पास है, भूमि, पूंजी, श्रम और वो उद्यमशीलता है। यदि संसाधन पूरे सरकार के पास है, संचालन पूरे सरकार के पास है, तो कैसी होगी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। बात समझ आई, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सारे प्रणाली किसके पास, समान है, सरकार के पास, ठीक है। यानी संसाधन का स्वामित्व किसके पास, सरकार के पास। सरकार का उद्देश्य क्या होगा, क्या पैसा कमाएगी सरकार, लाभ अर्जित करेगी, यानी कि
सरकार का मेन उद्देश्य होगा जन कल्याण। क्या होगा मेन उद्देश्य? जन कल्याण। ठीक है। अब इसके विपरीत देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, है ना। यहाँ पे संसाधनों का स्वामित्व निजी संस्थाओं के पास, ठीक है, निजी क्षेत्र के पास। अर्थात यहाँ पे जो रेट डिसाइड करेगा वो कौन? सरकारी एजेंसीज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो रेट डिसाइड करेगा वो होगा बाजार। अब एक नया शब्द है बाजार, जानते तो सब है लेकिन इसके बारे में व्याख्या करते हैं। बाजार वह स्थान होता है जहाँ वस्तुओं सेवाओं का क्रय और विक्रय होता है। वस्तु सेवा मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, यानी कि यहाँ पे क्रय और विक्रय होता है। बात समझ में आई? क्रय का मतलब होता है खरीदना और विक्रय का मतलब होता है बेचना। इसे बोलते हैं, क्रय का मतलब खरीदना यानी डिमांड, इसे अगर शब्दों को बोल सकते हैं सप्लाई। बात समझ में आई? यहाँ पे जो वस्तुओं का निर्धारण करेगा बाजार, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई, इस सिद्धांत पे चलता है बाजार। बात समझ में आई? यानी कि किसी भी चीज का अगर डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कांस्टेंट रहेगी, यानी कि वो चीज महंगी होगी। अगर किसी चीज की सप्लाई घटेगी और डिमांड कांस्टेंट रहेगी तो भी वह चीज महंगी होगी, क्योंकि डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। अगर किसी चीज की सप्लाई बढ़ जाती है और डिमांड कम हो जाती है तो उस चीज के रेट घट जाते हैं। बात समझ में आई? ये आगे पढ़ेंगे ना। यानी कि यहाँ पे जो वस्तुओं की मूल्य का निर्धारण कौन करेगा? बाजार। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए गए, ठीक है, उसने अपनी प्रॉपर्टी खरीदा 1 करोड़, ठीक है। आप अगले 2 दिन बाद गए और आपने पूछा इसके रेट कितने हैं? उसने बताया 1 करोड़ 10 लाख, ठीक है। उसने क्या कहा? तो आपने 1 करोड़ बताया था। आपने पूछा कि भाई आपने कहा तो 1 करोड़ बताया था। उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, बाजार में रेट बढ़ गए हैं। उनका बाजार में रेट बढ़ गए, रेट तो आप डिसाइड करोगे, है ना, रेट तो भाई डिसाइड कर रहा है। तो उसने कहा नहीं, कल मेरे पास कस्टमर आया था, उसने बोला कि मैं इसके 1 करोड़ 10 लाख दे सकता हूँ, यानी कि डिमांड बढ़ गई, यानी वो चीज महंगी हो गई है। यानी बात में बाजार सिद्धांत कैसे काम करता है, इतनी बात क्लियर है। यानी कि निजी क्षेत्र के पास सारे संसाधन होंगे, निर्धारण कौन करेगा? बाजार। तीसरी बात, यहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, यहाँ पे मेन उद्देश्य क्या होगा? कि जन कल्याण होगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे मेन उद्देश्य होगा लाभ का अर्जित करना। भाई कोई पैसा अपना लगाएगा तो किसी का कल्याण तो नहीं करेगा कि उसने कोई चीज मतलब 10 रुपये बनाई और 10 रुपये बेच दे, ऐसा तो होगा नहीं। एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हुए हैं, उनका नाम है एडम स्मिथ। उन्होंने सिद्धांत दिया था, लैसेज फेयर, इसे हिंदी में बोलते हैं हस्तक्षेप की नीति। उन्होंने कहा था कि यदि कोई भी देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का पालन करता है तो वहां पे सरकार को लैसेज फेयर की नीति अपनानी चाहिए, यानी हस्तक्षेप की नीति, अर्थात हस्तक्षेप की नीति अपनानी चाहिए। इसका मतलब जो उत्पादन के 4 कारक होते हैं, उत्पादन के 4 कारक कंज्यूमर, वो से प्रोडक्शन, कंज्यूमर और एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें सरकार की कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। उत्पादन के 4 कारक प्रोडक्शन, कंज्यूमर, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि मैंने एक मार्कर बनाया, यानी मैंने इसका प्रोडक्शन किया, आपको इसकी आवश्यकता है, यानी कि आपने इसे कंज्यूम किया, कंज्यूम करने के लिए आपने मुझे रुपए दिए, मैंने आपको मार्कर दिया, ये होता है एक्सचेंज। और मैंने इसे गांव तक पहुंचाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन कराने का व्यवस्था की, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। बात समझ में आई? अगर कोई सरकार इन 4 कारकों में, इन 4 कामों में अपना हस्तक्षेप नहीं करती है तो उसको बोलते हैं लैसेज फेयर, यानी हस्तक्षेप की नीति, ये एडम स्मिथ ने दी थी। आपने ये दोनों बातें समझ ली, अब आपको इन दोनों में समस्या दिखने लगी होंगी। भाई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आपको कुछ दो दिख रहे होंगे। यहाँ अगर कोई देश समाजवादी अर्थव्यवस्था का पालन करता है तो यानी कि वहाँ पे संसाधन सभी सरकार के हाथ में होंगे। लेकिन एक चीज देखिए
कि सरकार को बहुत ही पैसा मतलब इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी कि सरकार के पास इतना दबाव हो जाएगा वह हर चीज वही पालन करे तो इसमें नहीं आएगा। यानी सरकार के पास मतलब दबाव बढ़ जाएगा ना, जन कल्याण नहीं हो पाएगा, वैसे सरकार का दबाव बढ़ेगा, जन कल्याण तो कर रही है लेकिन उतना हो नहीं पाएगा। लेकिन अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देख ली जाए तो यहाँ पे सारे शक्तियों का निर्णय कौन करेगा? बाजार, तो यानी कि डिमांड करेगा उसी के समय वस्तु सेवा हो पाएगी, तो यानी कि ये भी एक समस्या है, यानी कि लाभ के लिए काम करता है। तो इन दोनों को मिला के तीसरा सिद्धांत निकला है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब देखिए यहाँ पे दोनों लोग काम करेंगे, सरकार प्लस निजी क्षेत्र, अर्थात स्वामित्व किसके हाथ में? सरकार, स्वामित्व किसके हाथ में? गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर। इतनी बात समझे? यहाँ पे वस्तुओं का निर्धारण कौन करेगा? सरकार भी करेगी कहीं ना कहीं, और प्लस बाजार भी करेगा, यानी कि मार्केट, है ना। इसका मेन उद्देश्य क्या हुआ? कहीं कहीं लाभ अर्जित करना और प्लस कहीं कहीं जन कल्याण। बात समझ में आई? अर्थात यह एक ऐसी व्यवस्था है जहां पे पूंजीवादी कंपटीशन कर सकता है और सरकार जन कल्याण कर सकती है। इस सिद्धांत को समझने से पहले एक बात बताओ, इन दोनों में से कहां पे कौन सी अर्थव्यवस्था में कंपटीशन हुआ? या और कहाँ पे कंपटीशन नहीं हुआ? यहाँ जब यहाँ पे कोई है ही नहीं दूसरे रेट उत्पन्न करने के लिए, कंपटीशन कहाँ से होगा? आपने सुना होगा एमआरपी रेट, इसलिए यहाँ पे आता है एमआरपी रेट। प्राइवेट सेक्टर ने कोई उत्पादन किया, यहाँ पे एमआरपी रख दिया, इससे ज़्यादा क्या बेच ही नहीं सकते। ये देखिए कुछ प्राइवेट संस्थान को फायदा हो और जनता का भी कल्याण होता रहे। इतनी बात समझ में आई?